हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है, जो कि है हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत बस सुना है ट्वेल्थ क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ हमारे थर्ड ईयर के अंदर ये डिटेल के अंदर चैप्टर होगा। एक पूरी तुम्हारा पेपर है बायोटेक्नोलॉजी का, तो हम इसकी आज शुरुआत कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री से, कि इसका इतिहास क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी शब्द की अपना में, जो बेसिकली दो शब्दों से बना है, बायो और टेक्नोलॉजी, यानी जीवों से संबंधित और तकनीक से संबंधित, ठीक है ना। और अगर इस वर्ड का श्रेय दिया जाए, इस शब्द को बनाने का श्रेय दिया जाए, तो वो किसको दिया जाएगा? हंगरी के एक इंजीनियर थे कार्ल एरिक, जिन्होंने इस शब्द को सबसे पहले कॉइन किया, इस शब्द को सबसे पहले दिया। और किसके लिए दिया इन्होंने ये शब्द? क्योंकि इन्होंने बताया कि जीवों को इंक्लूड करते हुए, जीवों के द्वारा कच्चे माल से हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसका निर्माण कर सकते हैं, तो उसको उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया। अब आज की तारीख में इसकी सैकड़ों डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम एक ब्रॉड डेफिनेशन इसकी देखें बायोटेक्नोलॉजी की, तो वो क्या होगी कि बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी विच कम्स अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बाय विच वी कैन मैनिपुलेट द जेनेटिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी ऑब्टेन अ डिजायर ऑर्गेनिज्म, अ डिजायर जीन प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि जिसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी आज यूज में लेते हैं, लेकिन चूंकि हम आज इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए हम ये देखना चाहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से शुरुआत हुई, या बायोटेक्नोलॉजी को हम एक्चुअल में ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर सही बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ नहीं है। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, तो इंट्रोडक्शन के लिहाज से हम बायोटेक्नोलॉजी को तीन मोटे मोटे एरिया में बांट सकते हैं। कौन कौन से एरिया हो सकते हैं वो? एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी या प्री हिस्टोरिक बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी है कौन सी? क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरी है कौन सी? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब अपन इसको क्यों कहते हैं एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, अभी अपन आप देखेंगे इसको। एंशिएंट का मतलब क्या है? यहाँ एंशिएंट का मतलब है कि जहाँ मनुष्य ने सिविलाइज होना सीखा। हम जानते हैं मनुष्य, आदिम जो मनुष्य था वो कहाँ रहता था? जंगलों में, गुफाओं के अंदर, ठीक है ना, पेड़ों के ऊपर, वहाँ पर रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसने सिविलाइज होना शुरू किया, कल्चर्ड होना शुरू किया, तो उसको सिविलाइज होने के दौरान खुद को एक जगह पर स्टेबल करना पड़ा। और स्टेबल करना पड़ा तो उसके लिए उसको चीज़ों को सुरक्षित रखना, भोजन की चीज़ों को सुरक्षित रखना, ये उसके लिए अनिवार्य हो गया। तो हम बात करेंगे एक एक करके इसके बारे में। तो वो तो सब क्या रहेगा? कौन सा? एंशिएंट टेक्नोलॉजी। देन क्लासिकल टेक्नोलॉजी किसको कहेंगे हम? जहां हम थोड़ा सा मॉडर्न हो, जहां हमें साइंस के बारे में पता चला, चीज़ों के पीछे के लॉजिक पता चलना शुरू हो गया, है ना। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लोगों को काम तो पता था कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन या साइंटिफिक रीजन उन्हें मालूम नहीं था। फिर एक दौर वो आया जहाँ पर लोगों की साइंस के प्रति रुचि बढ़ी, और हम देखते हैं कि 18वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक लोगों ने सैकड़ों ऐसे आविष्कार किए, जिससे लोगों को पता चला कि कोई न कोई जो भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया के पीछे कोई न कोई प्रकार का साइंटिफिक रीजन मौजूद है। तो उसको हम किसके अंतर्गत लेंगे? क्लासिकल के अंतर्गत लेंगे। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो आज की बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ हमारे पास में कई सारा मॉलिक्यूलर ज्ञान है, उस मॉलिक्यूलर ज्ञान के आधार पर हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज ले सकते हैं, तो वो सभी किसमें आएगा? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। तो अपन एक एक करके लेंगे इसको। जैसे एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है ना, तो अभी मैंने बताया कि मनुष्य ने सिविलाइज होना सीखा। उस दौरान जब वो सिविलाइज हो रहा था, कल्चर्ड हो रहा था, तो चूंकि वो गुफाओं में रह रहा था, और उससे पहले तो वो केवल शिकार करने खाता था, लेकिन जैसे ही उसने सिविलाइज होना सीखा, उसने खेती करना सीखा।
उसने चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करना सीखा। लेकिन जब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने लगा तो उसको पता चला कि चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है ना, फूड जो जल्दी खराब होता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में ये देख सकते हैं, ये मान सकते हैं कि जैसे जानवरों को डोमेस्टिकेशन करना, जैसे एक वर्ड आता है डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाना। अब पालतू बनाना इतना आसान नहीं था। आज हम जैसे गाय भैंस या घोड़े जो भी देख रहे हैं वो प्योरली सिलेक्शन के द्वारा, जो एंशिएंट पीपल थे या पुराने लोग थे हजारों साल पहले, उन्होंने इन जंगली जातियों को धीरे धीरे मनुष्य के साथ रहने लायक प्रजातियां बनाई, उनका सेलेक्ट करते गए और धीरे धीरे नई प्रजातियां या नई वेरिएशन उसके अंदर वैरायटीज उसके अंदर डेवलप करते गए। जैसे कि अपन बात करें कि गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा और कुत्ता, ये इनिशियल वो जानवर है जिसको मनुष्य ने अपने साथ डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, पालतू करना शुरू किया, जो उसकी खेती में सहायता करते थे या उसके शिकार में सहायता करते थे या उसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग आते थे। तो इन जानवरों का जो डोमेस्टिकेशन है वो भी अपने आप में बायोटेक्नोलॉजी का एक रूप ही कहलाएगा। देन फूड प्रिजर्वेशन की बात करें हम, फूड प्रिजर्वेशन मतलब जो अब उन्होंने उगाना सीखा, ये जो भी भोजन को कहीं से लेकर आते थे उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक, तो इसके लिए उन्होंने भोजन को ठंडी गुफाओं में रखना शुरू किया, ठीक है ना, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। साथ ही उस समय तक उन्होंने आग का आविष्कार भी सीखा, तो उन्होंने ये पता लगाया कि भोजन को अगर अपन गर्म करते हैं तो गर्म किया हुआ भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। हालांकि इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि ये पता है मैं आज भी गर्म करने से उसके जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये इस चीज को सीखा और ये भी एक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के रूप में आ सकता है। देन अगर अपन बात करें चीज का प्रोडक्शन, चीज जो है ना, चीज का प्रोडक्शन, ये भी एंशिएंट पीपल जो थे उन्होंने जैसे नोमैडिक प्लेस जो थे उन्होंने सबसे पहले चीज का निर्माण करना शुरू किया। अब उनको ये नहीं पता था कि ये जो चीज है वो फंगल फर्मेंटेशन की वजह से होता है, लेकिन उनको पता था कि ऐसा करने से चीज बन जाती है, तो वो प्रोडक्ट उन्होंने बनाना सीखा चीज का। तो इसको भी अपन एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ले सकते हैं। देन अल्कोहल प्रोडक्शन, अगर मैं ये कहूँ कि मनुष्य पूरी तरीके से सिविलाइज नहीं हुआ था, उससे पहले उसने क्या सीखा, अल्कोहल का निर्माण सीखा या नशे का निर्माण सीखा। उनको ये पता था कि जो शुगर है यानी कि जो फलों का रस है, मीठा रस है जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, मीठा ज़्यादा होता है, उसको अगर अपन सड़ाते हैं, उसको रखते हैं कुछ समय तक, तो उसके अंदर एक नशे जैसी चीज बनती है। आज हम जानते हैं कि शुगर का फर्मेंटेशन होने से अल्कोहल बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन उस वक्त तक उनको इसके पीछे का साइंस पता नहीं था, बस वो प्रैक्टिस थी कि ऐसा करने से ऐसा होता है और हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो उसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी ही कहेंगे, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। देन ब्रेड का निर्माण करीब 5000 साल से भी पहले हम देख सकते हैं, 5000 साल रोमन्स और मिस्र के लोगों ने ब्रेड बनाना शुरू किया, फर्मेंट करके, आटे को फर्मेंट करके, ठीक है ना। हालांकि इसके पीछे भी उन्हें नहीं पता था कि कोई बायोलॉजिकल एजेंट है, लेकिन उनको ये पता था कि आटे को इस तरह से पहले का जो बनी हुई ब्रेड थी उसके आटे को इसके अंदर मिलाने से कल्चर तैयार होता है और फिर ब्रेड का निर्माण होता है। तो इन सब चीजों को हम किसमें ले सकते हैं, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में ले सकते हैं। अब यहाँ उन लोगों को केवल प्रोडक्ट बनाने के बारे में मालूम था कि ऐसा करने से ये प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। देन हम बातें हैं वापस यहाँ पर क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, ये तो था एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। देन बात करेंगे हम क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत करें तो हम 80s की यानी कि 1800 सेंचुरी जो है, 18वीं शताब्दी जो है, 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक, इस काल को हम किसके अंतर्गत लेते हैं, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। और ये वो बायोटेक्नोलॉजी है या ये वो एरिया
जहाँ पर कई सारी रिसर्च के द्वारा लोगों ने पुरानी भ्रांतियों को तोड़ा और लोगों को ये पता चला कि इस कई सारी क्रियाओं के पीछे, चीज़ों के पीछे कोई न कोई प्रकार की साइंस है। जैसे सबसे अगर अपनी एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन की बात करें तो 17वीं शताब्दी तक लोगों को ये लोग ये मानते थे कि चीज़ों की, जो जीवों की उत्पत्ति है वो अपने आप हुई है, स्वतः जननवाद, ठीक है ना। स्वतः जननवाद जो था, उस स्वतः जननवाद को सबसे पहले लुईस पाश्चर जो थे, उन्होंने इस स्वतः जननवाद के सिद्धांत को चैलेंज किया, इस स्वतः जननवाद को तोड़ा और उन्होंने ये बताया कि जीवों की उत्पत्ति पूर्व में विद्यमान जीवों से ही होती है, ना कि अपने आप होती है। इससे पहले तक लोग क्या समझते थे, जैसे ग्रीस के लोग क्या समझते थे कि अगर आपके पसीने से भीगी हुई कमीज को गोदाम में रख दें तो उससे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से मिस्र के लोग ये समझते थे कि नील नदी के कीचड़ से मेंढक और मगरमच्छों का निर्माण हुआ। तो ये सब स्वतः जननवाद की थ्योरीज थी। लेकिन लुईस पाश्चर ने इस स्वतः जननवाद सिद्धांत को अपने फेमस प्रयोग के द्वारा तोड़ा और ये बताया कि जीवों की उत्पत्ति जो है वो पूर्व में उपस्थित जीवों के द्वारा ही बनती है। तो ये वो एरा था, क्लासिकल एरा, जहाँ पर लोगों ने कई चीजों के पीछे के साइंस को समझने की कोशिश की और इसी दौरान सबसे जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जो मेन बायोटेक्नोलॉजी का आधार बना, जो आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसका आधार बना, वो था डीएनए एरा का जन्म होना। डीएनए एरा का जन्म होना। अब अपन बात करें डीएनए की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिसको हम आनुवंशिकी का पिता बोलते हैं, ठीक है ना। उस वक्त तक उनको नहीं पता था कि कोशिकाओं के अंदर कोई डीएनए जैसी चीज होती है। उन्होंने बस ये बताया था इनहेरिटेंस, लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और इसका उन्होंने अध्ययन किया था पाइसन सटाइगम के ऊपर, मटर के पौधे पर, और उसी के द्वारा उन्होंने अपने जो फेमस नियम थे, जिसको हम मेंडल के नियम बोलते हैं, मेंडल के प्रिंसिपल बोलते हैं, उनका उन्होंने उत्पादन किया था। तो 1854 के करीब उन्होंने अपने ये प्रयोग किए थे और उन्होंने अज्ञात कारकों के नाम दिया था, कारक नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। और उनकी मृत्यु के करीब 50 साल बाद हम देखते हैं ईयर 1900 के अंदर 3 अलग अलग साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्रीज, एरिक बोन शर्मे और कार्ल लॉरेंस, इन तीनों साइंटिस्ट ने उनके नियमों को पुनः प्रतिपादित किया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसी शताब्दी के अंदर, 20वीं शताब्दी के अंदर ही फ्रेडरिक माइस्चर, जिन्होंने डीएनए की एक्चुअल रूप में खोज की थी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन जो पदार्थ है, जो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, उस न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक माइस्चर ने। तो ये जो तीनों ग्रुप हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल, तीनों साइंटिस्ट का ग्रुप, और फ्रेडरिक माइस्चर, इन तीनों के योगदान को अपन कह सकते हैं कि यहाँ से डीएनए एरा का जन्म हुआ, कि डीएनए का कंसेप्ट लोगों के समझ में आया कि डीएनए है क्या, जेनेटिक मटेरियल है क्या, न्यूक्लिक एसिड है क्या और ये कैसे काम करता है। देन अगर हम बात करें फ्रेडरिक माइस्चर के बारे में, अपन ने उसी समय 1954 के समय वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया, जो कि डीएनए का समझने का आधार बना, डीएनए को समझने का आधार बना। और इसके बाद ही हमें कई चीज़ों के बारे में, या मॉडर्न बायोलॉजी जो है उसके बारे में पता चला। देन अगर हम बात करें इसी क्लासिकल एरा के अंदर रॉबर्ट कोच जो थे, जिन्होंने बैक्टीरियल प्रोपेगेशन जो था उसके बारे में बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके प्रोपेगेशन के बारे में बताया। अगर अपन माइक्रोबायोलॉजी की बात करें यहाँ पर, तो एक नाम और लेना चाहिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। तो वहां से हमें ये पता चला कि चीजों के सड़ने के पीछे कोई देवी शक्ति नहीं है, बल्कि चीजों के सड़ने के पीछे क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव है जो भोजन को या चीजों को सड़ाते हैं। देन रॉबर्ट कोच ने जो बैक्टीरियल प्रोपेगेशन की बात की, तो
इनके प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, उनको ग्रोथ भी कर सकते हैं। देन वॉल्टर हेंस जो साइंटिस्ट थे 20वीं शताब्दी के है, जिन्होंने न्यूट्रिएंट अगार मीडिया का निर्माण किया और इस अगार मीडिया के ऊपर आज हम बायोटेक्नोलॉजी के कई सारे प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर हम जो आधार है, जो कृत्रिम पोष पदार्थ का आधार है न्यूट्रिएंट अगार, तो इस अगार को खोज करने का श्रेय किसका है? वॉल्टर हेंस का श्रेय है। देन अपन बात करें 20वीं शताब्दी के अंदर एडवर्ड जेनर ने और लुईस पास्चर। एडवर्ड जेनर जिन्होंने टीके का निर्माण किया, लुईस पास्चर जिन्होंने सत्ताजनन सिद्धांत का जो वाद है उसको तोड़ा। देन मॉर्गन ने 1909 की बात करें क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो आनुवंशिकता है उसकी क्रोमोसोम थ्योरी दी और उन्होंने पता लगाया कि कोशिकाओं के अंदर डीएनए जो है वो क्रोमोसोम रूप में कंडेंस रहता है और ये क्रोमोसोम ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कॉपी होकर जाता है, डीएनए कॉपी होकर जाता है क्रोमोसोम के रूप में, ठीक है। और उसी से जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया, ये भी एक रेवोल्यूशनरी है। एंटीबायोटिक्स का निर्माण पेनिसिलिन से, पेनिसिलिन जो थी वो कौन सी थी? एक फंगस थी, और उससे उन्होंने पेनिसिलिन फंगस से उन्होंने पेनिसिलिन जो है उसका निर्माण किया। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि माइलस्टोन बनी, या जो आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसकी माइलस्टोन बनी, क्योंकि इस सब नॉलेज के बिना हम आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को काम में नहीं ले सकते थे, ठीक है। देन मॉडर्न बायोलॉजी, तीसरा जो एरा है वो एरा कौन सा है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एरा है। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का भी अगर हम कंसेप्ट देखें कि ये कंसेप्ट कहाँ से आना शुरू हुआ, तो मिड 20वीं शताब्दी के मध्य से, यानी कि अगर हम बात करें वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का, उसके बाद से देन 1958 में आर्थर कानबर्ग जो है उन्होंने डीएनए को टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियली बनाकर दिखा दिया। अपने आप में फिर से एक रेवोल्यूशनरी कदम था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र के अंदर, जिसमें मनुष्य ने आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए का निर्माण टेस्ट ट्यूब के अंदर किया। देन 1960s के अंदर मैसेंजर आरएनए की खोज हुई, एमआरएनए की खोज हुई। 1961 के अंदर जैकब और मोनार्ड, दो साइंटिस्टों ने क्या दिया? ऑपेरॉन मॉडल दिया, और ऑपेरॉन मॉडल से हमें जीन्स की कार्य प्रणाली के स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होते हैं और कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में हमें पता चला। देन 1963 में पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन जो है, जो कि एक प्रकार का हार्मोन है जो कि मनुष्य की बॉडी के अंदर बनता है और ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, उसको आर्टिफिशियली बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन का जीन डालकर बनाया गया, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। बहुत बड़ी खोज थी उस वक्त की, और बायोटेक्नोलॉजी का हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा योगदान है। देन 1970s के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज अपने आप में फिर एक माइलस्टोन है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि जब से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का पता चला हमें, उसके बाद से हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कई सारी नई खोजों को जन्म दिया, क्योंकि इसके कंसेप्ट से ही हमें पता चला कि हम दो जीवों के डीएनए को आपस में जोड़ सकते हैं, नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं आर्टिफिशियल, और इसी के द्वारा इसकी न्यू पड़ी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का आधार है, जिसके द्वारा हम कई सारे वैक्सीन, कई सारे फसल सुधार क्रम, कई सारे एनिमल के सुधार, जो एनिमल ब्रीडिंग से उनके अंदर सुधार क्रम ला सकते हैं और नई वैरायटीज को जन्म दे सकते हैं, बना चुके हैं, क्योंकि इसके द्वारा संभव हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हुआ। तो ये सभी जो है, यानी कि इंट्रोडक्शन की जो बात की अपन ने, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको अपन ने तीन मोटे मोटे एरिया में बांटा।
एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। नाउ अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेज क्या क्या हैं, या इसकी आज की तारीख में हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसकी एक पहले ब्रांच की बात करें तो रेड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ रेड शब्द जो है वो मेडिकल क्षेत्र से आया है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र का साइन क्या है, एक प्लस का निशान, लाल रंग के प्लस का निशान, इसीलिए इसको हम मेडिकल क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए नई वैक्सीन का निर्माण करना या कोई टेक्नोलॉजी का निर्माण करना जिससे मेडिकल क्षेत्र की चीजें जो है वो आसान बन जाए और ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम बायोलॉजी को यूज करते हुए नई से नई तकनीक का इलाज कर सके, वो सभी किसके अंतर्गत आता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। देन ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन नॉर्मली पेड़ पौधों से संबंधित है, क्योंकि पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम इस बायोटेक्नोलॉजिकल एरा में प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा पौधों की कई सारी किस्में जो है उसमें नई गुण उसके अंदर हम डाल सकते हैं, नई वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। पौधों से संबंधित जितनी भी प्रकार की खोजें हो रही है या जितने भी प्रकार के उसके अंदर फेरबदल हो रहे हैं जेनेटिकली, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर हम बात करें एक हाइब्रिड टोमेटो जो है, टोमेटो किससे बना है, जिसमें जड़ों की तरफ तो आलू लगते हैं और ऊपर टमाटर लगते हैं, दोनों सोलेनेसी फैमिली के सदस्य हैं और दोनों को आपस में, दोनों के डीएनए को आपस में जोड़कर एक हाइब्रिड प्लांट बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं टोमेटो। तो इसी तरह से हम कई तरह के प्लांट्स के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके जीएम क्रॉप, इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे राउंडअप रेडी सोयाबीन है। इसी तरह से वैक्सीन से आजकल तो हम एडिबल वैक्सीन का जो कंसेप्ट है वो भी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, एडिबल वैक्सीन जो है। देन इसी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम पशुओं में भी सुधार की बात करते हैं, जो पशुओं के अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड है, वेराइटीज है, उनकी भी हम बात करेंगे किसके अंतर्गत, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देन ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू जो वर्ड है वो कहां से आया है, ब्लू वर्ड समुद्र से, है ना। तो यहाँ ब्लू बायोटेक्नोलॉजी यानी कि वो बायोटेक्नोलॉजी का वो एरिया जहां पर हम समुद्र से मिलने वाले जीवों के अंदर तकनीक का उपयोग करते हुए जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर अपने लाभप्रद जीवों या प्रोडक्ट का निर्माण कर सके, वो सभी चीजें किसमें आएगी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगी, यानी समुद्र से मिलने वाली चीजों में। देन व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट शब्द जो है वो एक्चुअल में इंडस्ट्री के लिए किया है, क्योंकि जो केमिकल्स है वो केमिकल्स का कलर नॉर्मली पानी जैसे व्हाइट होता है, इसलिए इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी यानी इंडस्ट्री से संबंधित किसी भी प्रकार से एंजाइम टेक्नोलॉजी है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जानवरों का जो चमड़ा है उसमें से बाल हटाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए कई सारे एंजाइम्स काम में लिए जाते हैं जो ऊपर से बालों को आसानी से रिमूव कर देते हैं। तो उसमें नए नए एंजाइमों का निर्माण या जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज प्रोडक्ट जो है उन प्रोडक्ट के द्वारा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को या इंडस्ट्री को आसान बनाना, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। देन येलो बायोटेक्नोलॉजी। येलो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इंसेक्ट से संबंधित है, यानी कि इंसेक्ट की वजह से मनुष्य को होने वाली कई सारी हानियां जो है, जैसे अगर हम बात करें पेस्ट मैनेजमेंट, तो पेस्ट के अंतर्गत जो भी ह्यूमन के लिए पेस्ट है, जो हानिकारक पेस्ट है, उन पेस्ट को हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या क्रॉप्स को खाने वाले, जो हमारी फसलें को खाने वाले इंसेक्ट को हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सभी किसमें आता है, येलो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। देन ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी। ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी मतलब जहां हम बायो वार या बायो वेपन जो है, जो
जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र हैं, जो बायोलॉजिकल रूप से घातक जो माइक्रोब्स है उनको एज ए वेपन, एज ए घातक हथियार के रूप में काम में ले रहे हैं और उनके ऊपर जेनेटिकली उनको मॉडिफाइड करके और घातक बनाने की बात प्रयास कर रहे हैं। वो सब किस में आता है? ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस है अपने पास में, वो भी हालांकि उसके बारे में अपने पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो चीन की लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था और आज वो ह्यूमन रेस के लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है। तो ये सभी किसमें आएगा? ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। देन लास्ट है पर्पल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल राइट प्रॉपर्टी राइट जो आईपीआर जो है उसके अंतर्गत हम जो भी काम करते हैं वो सभी किसमें आएगा? पर्पल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक किससे संबंधित था? बायोटेक्नोलॉजी के हिस्ट्री और उसके स्कोप और उसके डेवलपमेंट के ऊपर। यहाँ एक चीज की अपन बात जरूर करना चाहेंगे कि जैसे अगर अपन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की जैसे मैंने बात की तो उसके एरिया थे डीएनए स्ट्रक्चर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पीसीआर मशीन, कैरी मूलिस ने पीसीआर मशीन बनाई जिसके बाद में डीएनए की कॉपीज जो है वो बनाना आसान हुआ। विंडो में हम डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स की जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना, क्लोनिंग करना, ठीक है ना? इयान गिलबर्ट ने सबसे पहले डॉली बेड का निर्माण किया क्लोनिंग के द्वारा। आज हम किसी भी जीव की क्लोनिंग कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2000 में क्रेग मेल्टन ने इसको किया और आज की तारीख में हम ह्यूमन के अंदर मिलने वाली सभी 30,000 जीन का मैप हमारे सामने मौजूद है। ह्यूमन जीन्स क्या है और कितने तरह की होती है, उनका जेनेटिक मैप क्या है, और जिसमें फेर कर हम भविष्य के अंदर अपने डिजाइन अपने अनुसार ह्यूमन बेबीज को जन्म दे सकते हैं। देन ये कहां जाकर रुकेगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट? डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। कहां जाकर रुकेगा? क्योंकि हम सैद्धांतिक रूप से ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में हम सैद्धांतिक रूप से ये कह सकते हैं कि ह्यूमन अगर चाहे तो सुपर ह्यूमन बेबीज भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बना सकता है। अगर हम सारी जीन्स की कार्य प्रणाली को जान गए तो हम सुपर ह्यूमन बेबीज का भी निर्माण कर सकेंगे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, स्कोप और डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पेपर का, उसको हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, देखते रहिए हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो सके। थैंक यू।